हेलो फ्रेंड्स। आज वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ थी और मैंने सोचा कि आरसीबी और एलएसजी के गेम के साथ ही मैं वो सारी न्यूज़ कंपाइल करके आपको एक वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। आरसीबी रॉयल चोकर्स बैंगलोर, चोकर्स ही है ना? रॉयल चैलेंजर्स है? अच्छा, मुझे लगा चोकर्स है। चलो कोई बात नहीं, जो भी कह लो। फिर से होम में हार गए और बुरी तरीके से हार गए। ऐसा भी नहीं, मतलब वो तो एंड में लोरमोर ने थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव टोटल तक पहुंचाया कि ये 150 तक पहुंच सके, और ओपनिंग के 3-4 ओवर्स में कोहली और फैफ डुप्लेसी ने थोड़े रन्स बनाए थे। अदरवाइज पूरी ब्लैंक फ्लैट हो गई आरसीबी की टीम। आई नो कि मयंक यादव ने एक बहुत बढ़िया स्पेल डाला एंड ही इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग, मगर जब आपकी टीम में विराट कोहली हो, फैफ डुप्लेसी हो, कैमरन ग्रीन जो भी ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर कैप्टन भी कहा जा रहा है, वो हैं। आपने इंटरनेशनल पेस बॉलर्स को साइन किया है। रीस टॉपली इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। अल्जारी जोसेफ को इन्होंने 10 करोड़ में लिया है। दिनेश कार्तिक है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? मोहम्मद सिराज आपके ऑल फॉर्मेट पेस बॉलर है इंडिया के लिए, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। आरसीबी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि आरसीबी नीड्स अ न्यू लीडर। कोचिंग स्टाफ तो वो चेंज करते हैं हर साल, दूसरे साल वो कोच बदल देते हैं। आशीष नेहरा को हायर किया, उसे चेंज कर दिया। आशीष नेहरा अभी जहाँ भी जा रहे हैं सक्सेसफुल हो रहे हैं, मगर आरसीबी में आके वो फेल हो गए। एंडी फ्लार को इस बार उनका कोच है। एंडी फ्लार की भी सक्सेस रिकॉर्ड काफ़ी अच्छी है एज अ कोच। वो इंग्लैंड को भी कोचिंग कर चुके हैं, इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम को, मगर आरसीबी में आके वो भी फेल है। आरसीबी को चाहिए एक यंग लीडर। फैफ डुप्लेसी जब आरसीबी में कैप्टन बन के आए थे, जब उनको हायर किया गया था, तो एबी डिविलियर्स की जगह पे काइंड ऑफ उन्हें रिप्लेसमेंट में लाया गया था। मगर जब लाया गया था तो फैफ डुप्लेसी वाज अ 37 ईयर ओल्ड पर्सन। अब आपको ये समझना होगा कि उनको अगर आपने कैप्टन बनाया है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 2 या 3 साल के लिए हो सकता था। यू हैव टू आइडेंटिफाई या ऑक्शन में किसी ऐसे प्लेयर को पिक करना था जो उनका फ्यूचर कैप्टन हो। आज अगर इस वक्त फैफ डुप्लेसी डिसाइड करते हैं कि उनको कैप्टनसी नहीं चाहिए, या अगर नेक्स्ट सीजन आरसीबी खुद डिसाइड करती है कि नहीं, हमें फैफ डुप्लेसी नहीं चाहिए, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, तो आपका कैप्टन है कौन? दिनेश कार्तिक इज़ ऑल्सो 40 ईयर्स ओल्ड। विराट कोहली इज़ 36 ईयर्स ओल्ड एंड ही डजेंट इंटेंड टू बी एनी कैप्टन एनी टाइम सून, या उन्हें कैप्टन बनाना अगेन इज़ अ बैकवर्ड स्टेप। ग्लेन मैक्सवेल इज़ ऑल्सो 36। आपका कोई ऐसा यंगस्टर है नहीं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसे आप एज अ लीडर कंटिन्यू करना चाहें, जैसे शुभमन गिल हो या इवन यशस्वी जायसवाल हो। ऐसा कोई नहीं है आपकी टीम में। तो आपका कैप्टन बनेगा कौन? अगले सीज़न में क्या प्लान है? फिर आप बाहर से किसी प्लेयर को डायरेक्ट एज अ कैप्टन हायर करोगे? उसे ना टीम में जो कहते हैं, ना कोई टीम बॉन्डिंग होगी, ना टीम स्पिरिट होगी, ना वो किसी प्लेयर को जानता होगा। वो सडनली उस फ्रेंचाइजी में आएगा और वो कैप्टन बन जाएगा, और वो कैसे कंट्रोल करेगा इन सारे प्लेयर्स को? तो आरसीबी को एक ग्रूमिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी, आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि उनका अगला लीडर कौन होगा। फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक और ऐसा सीज़न होगा जिसमें कि आरसीबी सारी टीम होते हुए ऑन पेपर आपको ऐसा लगेगा कि ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब दोनों बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं विथ हु कैन बॉल स्पिन एंड पेस। फैफ डुप्लेसी आपके एक अग्रेसिव ओपनर हु इज़ ऑल्सो द कैप्टन। विराट कोहली जो इंडिया के T20 में हाईएस्ट रन गेटर हैं, वर्ल्ड में भी हैं इनफैक्ट। आपके ये सारे प्लेयर्स, दिनेश कार्तिक योर फिनिशर, अपार्ट फ्रॉम दीज 4, सिराज एंड ऑल द पेसर्स, ऑन द पेपर तो ऐसा लगता है कि आरसीबी की टीम इनविंसिबल है, मगर हो क्या रहा है? वो होम में फिर से हार गए। तो फिर से आरसीबी के लिए द जॉब इज़ टफ। हालांकि मुझे एक पॉइंट यहाँ पे रेज़ करना बहुत ज़रूरी है कि इस बार सीएसके और आरसीबी के पिचेस में बहुत डिफरेंस है। सीएसके यूज्ड टू हैव लो एंड स्लो पिचेस, मगर सीएसके इस बार हाई स्कोरिंग वेन्यू है। ऑल्सो सनराइजर्स हैदराबाद फॉर दैट मैटर। हैदराबाद ने भी अपने पीक में जो एक
फेज़ था जब डेविड वार्नर उनके कैप्टन थे, तो मुस्तफ़िज़ुर, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, ये सारे वहाँ की स्लो पिचेज़ में 140-150 भी बड़े आराम से डिफेंड करते थे। मगर अब इस बार सनराइज़र्स ने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ देखते हुए ऐसी पिचेस बनाई हैं जहां 200 ऑड बने हैं। उस दिन 277 बना था। तो पिचेस इस बार डिफरेंट है। चिन्नास्वामी ट्रेडिशनली एक वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है जहां 200 भी डिफेंड करना मुश्किल रहा है टीम्स के लिए। मगर इस बार इस सीज़न में 170-180 इज़ पार स्कोर, 180 इज़ अ विनिंग स्कोर, 170-175 इज़ पार डिफेंडेबल। तो कुछ तो डिफरेंस है, पिच में डिफरेंस है ऑफ कोर्स। तो अब आरसीबी को ये प्लानिंग करनी होगी कि आरसीबी का प्लान आगे क्या होने वाला है। क्या वो विल जैक्स को ट्राई करेंगे? मुझे आरसीबी की मैनेजमेंट में एक और प्रॉब्लम नज़र आती है। कोई चीज़ अगर सही काम कर रही होती है वो उसको चेंज कर देते हैं। जैसे मैक्सवेल ने 2 मैच पहले 2 विकेट लिया तो उसे पिछली मैच में बॉलिंग नहीं दी, और इस मैच में फिर बॉलिंग दी तो उसने विकेट लिए। हो सकता है अगली मैच में फिर उसे बॉलिंग नहीं दे, क्योंकि कोई चीज़ काम कर गई है ना, तो आरसीबी तो उसका उल्टा करेगी। कैमरन ग्रीन पिछले मैच में नंबर 3 पे गए और उन्होंने जाके बाउंड्रीज मारी, अच्छा खेला, अच्छी स्ट्राइक रेट से 30 ऑड बनाया। इट वॉज नॉट अ बिग इनिंग्स, बट ऐसा समझ में आ गया कि ही इज़ बैटिंग एट द राइट पोजीशन। नंबर 3 इज़ द परफेक्ट पोजीशन फॉर हिम। तो आरसीबी ने क्या किया कि क्योंकि उसने नंबर 3 पे परफॉर्म किया था तो उसे नंबर 5 पे मूव कर दिया। ऑफ कोर्स आरसीबी ने ऐसा ही करती, तो नंबर 5 पे मूव किया तो बिल्कुल सही किया ना। अभी अगर रजत पाटीदार 100 बना देता तो वो उसको 5 पे मूव करते थे। तो दिस इज़ हाउ द आरसीबी लॉजिक वर्क्स। व्यासक, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिया था और सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, उसे ड्रॉप कर दिया इस मैच में। अब ये कौन सोच रहा है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो जो परफॉर्मेंस आपकी रीस टोपली एंड ऑल दे सकते हैं, अगर वो व्यासक दे सकता है तो आप विल जैक्स को ट्राई कर सकते हैं। विल जैक्स एक स्पिन बॉलिंग और इंग्लैंड के लिए एक पावर हिटर है जो टॉप ऑर्डर में जाके हिट करता है। फैफ डुप्लेसी अगर फॉर्म में नहीं है तो he has also batted earlier at number 3-4 and he can do that. They can push Will Jacks to open the innings with Virat Kohli, who is in good form, he is the orange cap holder. तो विल जैक्स को ट्राई कर सकते हैं, वो स्पिन बॉलर भी है, या विल जैक्स को आप नंबर 4-5 पे ट्राई कर सकते हैं। आरसीबी हैव टू डू समथिंग। वो ऐसे नहीं खेल सकते जैसे कि अभी वो खेल रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जो एक पॉइंट जो हर कोई जिसके बारे में बात कर रहा है, डेल स्टेन ने भी बात की है, ब्रेट ली ने भी कहा है, इवन शोएब अख्तर ने पाकिस्तान से उनके बारे में ट्वीट करके कहा है कि ही कैन ब्रेक माई रिकॉर्ड, वो है मयंक यादव। आई थिंक एवरी इंडियन इज़ so happy that they have found a bowler who now not only bowls 150 plus consistently but also maintains a great line and length. उन्होंने फिर से 150 प्लस 7 से 8 डिलीवरीज पे की अपने 4 ओवर के स्पेल में, और उनकी डिलीवरीज 150 टच नहीं करती। इट्स नॉट 150 151, वो 155 टच करते हैं। उन्होंने 156.3 की स्पीड से कल एक बॉल डाली है, और 3-4 बॉल्स ऐसी थी जो 154 के रेंज में थी। कुछ एक उनकी स्पीड मीटर में अगर 143 या 144 दिखता है तो हमें लगता है ये तो स्लो बॉल डाल दी। बट जस्ट इमेजिन 144 की बॉल अगर से जसप्रीत बुमराह या सिराज फेंके तो हम बोलेंगे वाओ ये तो फास्ट बॉल है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पेस ही इज़ जनरेटिंग। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को पेस पे सरप्राइज़ किया। ग्लेन मैक्सवेल 0 पे आउट हुए, अनदर फेलियर फ्रॉम हिम बैटिंग में। कैमरन ग्रीन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंड बाउंसिएस्ट ट्रैक्स में है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स होते हैं वो ट्रेडिशनली पेस बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। उस बैट्समैन को इन मयंक यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया, बीटिंग हिम फॉर पेस। एक बैटल जो मैं मिस कर गया वो था विराट कोहली वर्सेस मयंक यादव, जो देखने में शायद बहुत मज़ा आता है, और मे भी शायद जब लखनऊ में ये मैच होगा तो दिस इज़ वन बैटल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। फैफ डुप्लेसी की जो डिसमिसल थी उसमें भी कहीं ना कहीं, उसमें ऑफकोर्स फील्डर को आप क्रेडिट देंगे 100%, क्योंकि उन्होंने एक डायरेक्ट हिट मारी,
बट अगर आप उस बॉल को देखेंगे, इट वाज अ डिलीवरी बोल्ड एट 153। फैफ डुप्लेसी ने उसे हिट किया और दौड़ गए, क्योंकि इन जनरल वो इतना गैप था कि अगर एक नॉर्मली हिट शॉट वहाँ पे मारो तो आप भाग सकते थे, मगर क्योंकि वो बॉल इतनी फास्ट थी और वो फर्स्ट बॉल थी मयंक यादव के स्पेल की, फैफ डुप्लेसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी फास्ट बॉल है कि वो फील्डर के हाथ में भी क्विकली ट्रैवल कर जाएगी, और वो शॉट मार के दौड़ गए। वो इतने पीछे थे जब थ्रो लगी कि वो रन उन्होंने कम्प्लीटली उस पेस को मिसजज कर लिया था। सो मयंक यादव अगेन गॉट मैन ऑफ द मैच, 3 विकेट लिए। अपनी सेकंड स्पेल में आके उन्होंने रजत पाटीदार जो सेट थे उनको भी डिसमिस किया। ही इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल प्लेयर। अभी इंडिया के लिए 3 टेस्ट मैच खेला है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। सो ही पिक्ड अप द विकेट्स ऑफ 3 इंटरनेशनल स्टार्स, टॉप ऑर्डर। पिछले मैच में भी उन्होंने 3 विकेट लेके बिल्कुल मैच बदल दिया था। व्हेन पंजाब वर चेजिंग 200 एंड दे वर लाइक 100 फॉर नो लॉस इन 10 ओवर्स, उन्होंने अपने स्पेल से दोबारा मैच। अब इट विल बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग इफ़ ही इज़ नॉट ट्रैवलिंग टू कैरेबियन। वर्ल्ड कप की स्क्वाड में उनका होना ऑलमोस्ट पक्का है। डेल स्टेन ने भी उनके पेस की बहुत तारीफ़ की है, ब्रेट ली ने भी कही है। अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे, जो मैं जितना मैं क्रिकेट फॉलो करता था, जितना मैंने क्रिकेट देखा है, उनका एक्शन, उनकी लाइन लेंथ मुझे शेन बॉन्ड की याद दिलाता है। शेन बॉन्ड वाज वन प्लेयर इन द एरा ऑफ ब्रेट ली एंड शोएब अख्तर, जो ना सिर्फ क्विक फेंकते थे बट उनकी कंट्रोल वाज मच बेटर देन दोज टू। वो कभी भी बहुत ज़्यादा रन नहीं खाते थे, और अपने दिन पे वो ऑस्ट्रेलिया की इनविंसिबल साइड के खिलाफ भी उन्होंने 6 विकेटें ली हैं। उनकी टॉप ऑर्डर उनके पेस को हैंडल नहीं कर पाती थी, बट वो बॉडी को फिट नहीं रख पाए। वो इंजरीज उनको काफ़ी रहती थी, मगर आप स्टिल उनका करियर अगर जाके चेक करें, हिज स्ट्राइक रेट एंड एवरेज इज़ बेटर देन ब्रेट ली एंड शोएब अख्तर। बट मयंक यादव स्टिल यंग। अभी 2 मैचेस में 2 मैन ऑफ द मैच हुए हैं। एवरीबडी इज़ प्रेजिंग हिम। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर के साथ ऐसा होता है कि एक आध मैच में उन्हें रन पड़ते हैं, सो वी हैव टू स्टिल बैक हिम बिकॉज ही लुक्स लाइक वन पर्सन हु हैज़ अ कंट्रोल ओवर हिज पेस। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड उसके अलावा एक और जो बड़ी न्यूज़ सामने आई कल, वो ये आई कि बेन स्टोक्स ने T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम बाहर कर लिया है। उनका कहना है कि उनको उनकी बॉडी फिट नहीं लग रही। उनका कहना है कि ही इज़ नॉट इन द परफेक्ट स्पेस राइट नाउ। इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में बॉलिंग करते टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एज अ बॉलर। सो इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। Don't carry injury while playing internationals. You should be 100% fit. But Ben Stokes' absence is going to be a big loss. So let's see. England team right now looks a little weak. But let's see, England can surprise. Okay guys, thank you. पाकिस्तान टीम के ऊपर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, और वो वीडियो मैं बहुत जल्द शेयर करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा डिलेमा चल रहा है ओवर इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर। शाहीन शाह अफरीदी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अक्यूज़ किया है कि उन्होंने उनके स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। ऐसा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया ही नहीं था, वो स्टेटमेंट पीसीबी ने शाहीन शाह के नाम से डाला है। इवन बाबर आजम अभी एक साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी काफ़ी वीक टीम अनाउंस की है, उसके बारे में भी मैं उसी वीडियो में बात करूँगा। अभी पाकिस्तान के कुछ 10-12 T20 इंटरनेशनल्स हैं बिफोर दे गो, एंड आई थिंक पीसीबी ने कुछ इस तरीके की ऑर्डर दी है कि दे हैव टू प्ले मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम इन ईच एवरी गेम। ये कैसे वर्कआउट होता है ये देखना पड़ेगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बट ये बेन स्टोक्स वाली न्यूज़ मैं आपको इसलिए बताना चाहता था क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था 2022 का, उस मैच में फाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान ही वॉज द मैन ऑफ द मैच। 2019 में भी जो इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती थी, उसके फाइनल में भी बेन स्टोक्स वाज द मैन ऑफ द मैच। तो अगर बेन स्टोक्स वॉलंटरली अगर बैकआउट कर रहे हैं किसी टूर्नामेंट से, और जॉस बटलर एक बहुत पुअर फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो इट्स अ बिग लॉस। अब पता नहीं कि इंग्लैंड इसको कैसे हैंडल करती है। इंग्लैंड इज़ एनीवेज हैविंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स। सो
पेस बॉलिंग भी उनकी उतनी खास लग नहीं रही है। डेविड विली रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो अब सिर्फ लीग्स खेलेंगे। सो लेट्स सी। Thank you guys, keep watching and share these videos, like it if you watch it. Thank you guys.